क्या न्याय एक पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलती, या ये एक बहती नदी की तरह है जो समय के साथ अपना रास्ता, अपनी शक्ल सब बदलती रहती है? हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जो कल सही लगता था वो आज शायद उतना सही नहीं लगता। बिल्कुल। आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कथन है। हाँ, जो एक श्रोता ने भेजा है। जी, ये कहती है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वो अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन बहुत गहरे। बहुत गहरे। तो आज का हमारा मिशन है इस कथन को परत दर परत खोलना। क्या न्याय सच में इतना अस्थिर हो सकता है? और ये न्याय की हत्या, इस भारी भरकम बात का असल में क्या मतलब है? ये कथन जो है ना, वो हमें एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम न्याय को अक्सर एक अंतिम मंजिल, एक ठोस फैसले के रूप में देखते हैं। हाँ, एक फुल स्टॉप की तरह। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें उसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक सतत संवाद के रूप में देखने के लिए कहता है। और आज की दुनिया में जहां बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है, ये दृष्टिकोण शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है नींव तो वहीं पर रखी गई है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। अब ये सुनने में तो मतलब बहुत सरल लगता है ना? लगता है, पर है नहीं। क्योंकि हमारी पूरी कानूनी और नैतिक व्यवस्था इसी विचार पर टिकी है कि कुछ चीजें तो सार्वभौमिक रूप से सही या गलत होती हैं। हाँ, ये पंक्ति तो उसी बुनियाद को हिला रही है। बिल्कुल। और यहाँ प्रासंगिक या कंटेक्सचुअल शब्द का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नैतिकता का कोई आधार ही नहीं है, कि कुछ भी चलेगा। हाँ, कि कुछ भी सही या गलत हो सकता है। वो तो अराजकता होगी। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब किसी भी कार्य, कानून या निर्णय का मूल्यांकन उसके समय, स्थान, सामाजिक मूल्यों और उस समय उपलब्ध जानकारी के पूरे संदर्भ में किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इससे न्याय बहुत व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव नहीं हो जाता? अगर सब कुछ संदर्भ पर ही निर्भर है, तो फिर हम किसी भी चीज को पूरी निश्चितता के साथ गलत कैसे कहेंगे? फिर तो हर कोई अपने संदर्भ का हवाला देकर अपने कामों को सही ठहरा सकता है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और यही इस विचार का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। अच्छा। इसे ऐसे समझते हैं, न्याय के कुछ मूल सिद्धांत हो सकते हैं जो शायद सार्वभौमिक हों, जैसे किसी निर्दोष को सजा न देना या सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। ठीक है। ये सिद्धांत एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जो हमेशा दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस ध्रुव तारे तक पहुंचने का रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता। 100 साल पहले के समाज में एक महिला के लिए न्याय का जो अर्थ था, क्या आज भी वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धांत वही है, निष्पक्षता। लेकिन उस निष्पक्षता को लागू करने का संदर्भ पूरी तरह से बदल चुका है। सामाजिक समाज, आर्थिक अवसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सब कुछ बदल गया है। ये कथन कहता है कि हमें सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीकों पर लचीला होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा है? दिलचस्प। कि न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो हार्डवेयर है जो स्थिर रहता है, लेकिन उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर यानी हमारे कानून और सामाजिक नियम, वो समय के साथ अपडेट होते रहने चाहिए। बहुत ही शानदार उपमा है। बिल्कुल यही बात है। अगर सॉफ्टवेयर पुराना हो गया तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहेगा। एकदम सही। न्याय कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसे एक बार मंदिर में स्थापित कर दिया और भूल गए। ये एक जीवित पौधे की तरह है जिसे बदलते मौसम के हिसाब से देखभाल की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो अप्रासंगिक होकर मुरझा जाएगा। ये बात समझ में आती है जब हम सदियों या दशकों के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन जो बात मुझे इस कथन में सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है इसकी समय सीमा। हाँ, एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वो अन्यायपूर्ण हो सकता है। सिर्फ एक साल, ये तो पलक झपकने जैसा है। ये किसी धीमी गति से हो रहे सामाजिक विकास की बात नहीं कर रहा, ये तो किसी तूफान की बात कर रहा है। ऐसा क्या हो सकता है जो सिर्फ 365 दिनों में न्याय की परिभाषा को उलट दे? और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये छोटी समय सीमा ही इस कथन का सबसे क्रांतिकारी और आधुनिक पहलू है। यह हमारे समय की असाधारण गति की ओर इशारा करता है।
आज बदलाव दशकों में नहीं बल्कि महीनों और सालों में हो रहे हैं। सही बात है। और इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारक काम करते हैं जो इतनी तेजी से संदर्भ को बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कारक हैं? मुझे लगता है सबसे पहला तो शायद तकनीकी होगा। हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारक है तकनीकी प्रगति। लेकिन सिर्फ नई तकनीक का आना ही काफी नहीं है। अच्छा। बल्कि उस तकनीक के सामाजिक प्रभावों की हमारी समझ का तेजी से विकसित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सोचिए एक नई तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है जो किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकती है। जिस साल ये तकनीक आती है उसे एक मजेदार मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगले ही साल जब इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए होने लगता है तो समाज की समझ बदल जाती है रातों रात। हाँ, अब उस तकनीक का अनियंत्रित उपयोग जो 1 साल पहले सामान्य था एक गंभीर अन्याय लगने लगता है और हमारे पुराने कानून इस तरह के अपराध के लिए तैयार ही नहीं थे। न्याय की परिभाषा को बदलना पड़ता है। मतलब तकनीक एक नैतिक शून्य में पैदा होती है और समाज को उस शून्य को भरने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। बिल्कुल। जो कल तक एक खिलौना था वो आज हथियार बन जाता है, और हमारे न्याय के नियम खिलौनों के लिए बने थे, हथियारों के लिए नहीं। एकदम सही कहा। दूसरा बड़ा कारक है सामाजिक जागृति। ओके। सूचना के विस्फोट के कारण, खासकर सोशल मीडिया के युग में, जनमत बहुत तेजी से बन और बदल सकता है। कोई एक घटना, कोई एक कहानी या कोई एक आंदोलन वो पूरी दुनिया का ध्यान किसी ऐसे मुद्दे पर खींच सकता है जिसे सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। तो 1 साल के भीतर ही समाज की चेतना इतनी बदल सकती है कि जो कल तक सामान्य या स्वीकार्य माना जाता था वो आज एक अक्षम्य अन्याय के रूप में देखा जाने लगता है। ये बदलाव कानूनी किताबों में आने से पहले लोगों के दिलो दिमाग में आ जाता है। और तीसरा कारक क्या हो सकता है? तीसरा कारक है अचानक आया संकट। जैसे कोई वैश्विक महामारी, कोई बड़ा आर्थिक संकट या कोई प्राकृतिक आपदा। ऐसे संकट समाज की प्राथमिकताओं को रातों रात बदल देते हैं। सोचिए, सामान्य समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक जानलेवा महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जो 1 साल पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला माने जाते, अब समाज को बचाने के लिए एक न्यायपूर्ण जरूरत बन जाते हैं। सही बात है, संदर्भ पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, संक्षेप में यह कथन हमारी कानूनी और नैतिक व्यवस्थाओं से फुर्तीला और अनुकूलनीय होने की एक बहुत बड़ी मांग करता है। और जब हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो ये कथन एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल करता है, न्याय हत्या को रोकने के लिए। न्याय की हत्या, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझ के किया गया अपराध हो। कोई साजिश। हाँ, लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये हत्या किसी विलन के हाथों नहीं हो रही है। और यही इस रूपक की सबसे डरावनी और गहरी बात है। न्याय की हत्या का मतलब है न्याय की आत्मा को मार देना, भले ही हम उसके शरीर यानी कानून के हर अक्षर का पालन कर रहे हों। अच्छा। न्याय का अंतिम उद्देश्य निष्पक्षता और मानवीय गरिमा को बनाए रखना है। अगर कोई कानून या व्यवस्था बदलते हालात में लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाने लगे या उन्हें अन्याय से बचाने में नाकाम हो जाए तो वो सिर्फ एक खोखला ढांचा रह जाता है। इसी स्थिति को न्याय की हत्या कहा गया है। ये किसी बुरे इरादे से नहीं होती। तो ये हत्या होती कैसे है? अगर कोई बुरा इरादा नहीं है तो फिर इसका अपराधी कौन है? इसका अपराधी है जड़ता, इनर्शिया। जड़ता। हाँ, इसका अपराधी है हमारा आराम, हमारी सुस्ती और हमेशा से ऐसा ही होता आया है वाली सोच। ये हत्या तब होती है जब न्याय के रखवाले, चाहे वो जज हों, कानून बनाने वाले हों या पूरा समाज हो, बदलते समय को देखने से इनकार कर देते हैं। जब वो पुराने नक्शों के सहारे एक नई दुनिया में जहाज चलाने की कोशिश करते हैं। यह एक चेतावनी है कि निष्क्रियता भी अन्याय का एक बहुत शक्तिशाली रूप हो सकती है। अन्याय सिर्फ कुछ गलत करने से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बदलाव न करने से भी होता है। अच्छा, तो न्याय की हत्या का मतलब किसी की साजिश नहीं बल्कि हमारी अपनी सुस्ती है। ये तो और भी ज्यादा डरावना है ना? क्योंकि एक दुश्मन से तो लड़ा जा सकता है, पर अपनी ही आदत और अपनी ही व्यवस्था की जड़ता से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और इसीलिए इस कथन का अंत एक निर्देश के साथ होता है, एक समाधान के साथ।
बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। यह एक कभी ना खत्म होने वाले काम का आह्वान है। और यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये लगातार नजर कौन रखेगा? ये तो एक फुल टाइम काम लगता है। बिल्कुल, और ऐसा काम जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या ये सिर्फ जजों और वकीलों का काम है? नहीं। अगर हम ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ लोगों पर डाल देंगे तो न्याय की हत्या होना तय है। ये एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है। मतलब पूरे समाज की? हाँ, पूरे समाज की। इसका मतलब है कि समाज के हर स्तर पर हमें लगातार अपनी मान्यताओं, अपने कानूनों और अपनी संस्थाओं पर सवाल उठाते रहना होगा। पत्रकारों को सवाल पूछने होंगे, कलाकारों को अपनी कला से समाज को आईना दिखाना होगा, वैज्ञानिकों को नई तकनीकों के नैतिक पहलुओं पर बहस करनी होगी। बिल्कुल, और आम नागरिकों को अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति जागरूक रहना होगा। तो ये एक तरह से समाज के इम्यून सिस्टम की तरह है। क्या बात है, हाँ। जिससे स्वस्थ रहने के लिए लगातार बाहरी दुनिया के खतरों और बदलावों के प्रति सचेत रहना पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम सो गया तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। बहुत अच्छी तुलना है। न्याय का सिद्धांत एक जीवित चीज है। उसे प्रासंगिक और स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर सामाजिक बहस, आलोचना और सुधार की जरूरत होती है। हमें लगातार पूछना होगा, क्या हमारे कानून आज भी प्रासंगिक हैं? क्या हमारी संस्थाएं समाज की नई जरूरतों को पूरा कर रही हैं? क्या हमारा न्याय का विचार दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हाँ, ये एक सक्रिय नागरिक होने का आह्वान है। ये चुपचाप बैठकर व्यवस्था पर भरोसा करने की बजाय व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो हमने एक सीधे से दिखने वाले कथन से शुरुआत की थी। हमने सोचा था कि न्याय एक मजबूत, स्थिर चट्टान की तरह है। लेकिन इस चर्चा के बाद लग रहा है कि न्याय एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसे जिंदा रहने के लिए लगातार बहते रहना पड़ता है। अगर वो रुक गई तो एक गंदा तालाब बन जाएगी। सही कहा। ये एक ऐसी जीवित अवधारणा है जिसे स्वस्थ रखने के लिए निरंतर ध्यान और देखभाल की जरूरत है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद खुल्लम खुल्ला की जाने वाली बुराई या तानाशाही नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि आत्मसंतोष है, कंप्लेसेंसी। ये मान लेना कि हमने एक आदर्श व्यवस्था बना ली है और अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी समझ को इस तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल बनाने में विफलता ही शायद सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि ये हमें अतीत में कैद कर देता है और भविष्य के लिए अंधा बना देता है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे हमारी आज की चर्चा से निकलता है। अगर 1 साल पहले का न्याय आज का अन्याय हो सकता है, तो आज के हमारे समाज में ऐसी कौन सी सर्वमान्य न्यायपूर्ण प्रथा, कानून या सामाजिक विश्वास हो सकता है जिसे देखकर शायद 10 साल बाद या हो सकता है अगले साल ही आने वाली पीढ़ी हैरान होकर कहेगी कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते थे?